स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का आज हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पर पहली बार हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको 35 के 35 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, दोबारा किसी वीडियो में जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी और इससे आने वाला ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ठीक है, और ये आपका इंटरनेट मॉडल सेट है, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, लगा लेना। ठीक है, ताकि आप लोग ऐसा ना करने रहे कि ये हम लोग किताब नहीं पढ़ें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को 1 से लेकर 35 तक के ऑब्जेक्टिव अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, सबका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, यानी 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में कह रहा है कि किसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। बताइएगा किसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, किसके लिए होता है तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम। तो वेवलेंथ का जो मान होता है रेडियो तरंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है इनमें से किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। बताइएगा इनमें से किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो गामा किरण का होता है। ओके, यानी हम लोग कह सकते हैं बाई किरण का। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर में। देखिएगा 38 नंबर में क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास कितना होता है। बताइएगा माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास होता है 3 × 10⁻11 से लेकर 3 × 10⁻18 तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है। बताइएगा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका होता है 6.2 × 10⁻⁻7 से लेके 7.5 से लेके ×10⁻⁻7 मीटर तक होता है। ठीक है, मीटर में सब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि हरा रंग के तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है। बताइएगा हरा रंग के तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है। तो हरा रंग के तरंगदैर्ध्य परास होता है 5 × 10⁻7 5 से लेके 5.7 × 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। ओके, एक बार इस सबको देख रहिएगा, आपको मिस नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होने वाला है आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर में। देखिएगा 41 नंबर में क्या करा है। 41 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। बताइएगा प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है। तो यह होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डॉट 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 कोण पर रखना होता है। बताइएगा एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण को कितने डिग्री कोण पर रखना होता है। तो हमें रखना होगा 90 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन नंबर इसका बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 43 में कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। बताइएगा किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो यह पड़ता है आपको उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। देखिएगा 43 नंबर में, सॉरी तो 44 नंबर में बढ़ते हैं। 43 आप लोग देख लिए अभी। 44 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 44 नंबर में कह रहा है कि एक गिलास अपवर्तनांक बराबर म्यू की मोटाई बराबर होती है। बताइएगा यानी एक गिलास की अपवर्तनांक म्यू है कि मोटाई टी बराबर होता है, किसके बराबर होता है। गिलास का अपवर्तनांक म्यू और मोटाई टी है, तो ये जो बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो यह फार्मूला होता है μ-1 × T निर्वात में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा μ-1 × T। 45 में कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। बताइएगा तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मान घटता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, घटता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर में। देखिएगा 46 नंबर में क्या करा है। 46 नंबर में कह रहा है कि यदि व्यतिकरण करते हुए 2 तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। बताइएगा कह रहा है इसमें से यदि व्यतिकरण करते हुए 2 तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 है तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो 49:1 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो तीव्रता क्या होने वाली है। बताइएगा यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तब तीव्रता क्या होगी। बताइएगा
ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए याद रखेगा I0/4 होगा। ओके, I0/4 ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 48 नंबर का आप लोग इसका आंसर देखिएगा क्या कह रहा है। 48 नंबर में कह रहा है कि माध्यम का अपर्तनांक म्यू है। माध्यम का अपर्तनांक क्या है? म्यू है। और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो कह रहा है इसमें से माध्यम का अपर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो यह संबंधित होता है। यह इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? अगर सही है तो ठीक है, आप लोग बताइए, अगर नहीं है तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। म्यू और लैम्डा में कोई भी रिलेशन इसमें से नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर क्यों देखिएगा। 49 नंबर में क्या कर रहा है? नंबर 49 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। बताइएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किससे किया जा सकता है? तो यह किया जाता है पोलराइड द्वारा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? बताइएगा, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य आगे की ओर बढ़ जाता है, इसमें से नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़े पूर्ण नहीं है, ठीक है, आगे और क्वेश्चन होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 नंबर में। 51 नंबर में कह रहा है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में क्या बदलाव होने वाला है? बताइएगा, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? तो ये आपका 1/√2 गुना हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग कितना होगा? बताइएगा, कह रहा है इसमें से कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग कितना होगा? तो संवेग का मान hv/c होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ओके, hv/ क्या होगा? c, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर में कह रहा है कि एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगदैर्घ्य कितना होगा? बताइएगा, एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो देहली तरंगदैर्घ्य होगा 310 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है, यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगना कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितना हो जाएगा? बताइएगा, तो अधिकतम गति ऊर्जा जो होगा दोगुना से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 55 नंबर में। देखिएगा 55 नंबर में क्या कर रहा है। 55 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके त्वरित किया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितना होगा? बताइएगा, यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके, यहाँ पर करके लिख दीजिएगा, ठीक है, करके त्वरित किया जाए तो उसका गति ऊर्जा जो होगा आपको 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण कितना होता है? बताइएगा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण कितना होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉन का वेग का परिमाण होगा आपको c/137 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, c/137। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर में। देखिएगा 57 नंबर में क्या करा है। 57 नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बताइएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी, हाइड्रोजन लिखाओ, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? किस में पड़ती है? तो यह बाल्मर श्रेणी में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? किस में होगा न्यूनतम? तो n बराबर में 2 से n बराबर 1 लेंगे तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 नंबर में। देखिएगा 59 नंबर में क्या कह रहा है। 59 में कह रहा है कि एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह हो सकता है। बताइएगा, यह क्या हो सकता है? अनित्व का नाम बताना है। एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह क्या हो सकता है? तो यह क्या होने वाला है? तो यह आपको हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम होगा, नहीं He+। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
60 में कह रहा है जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उद्दीपित होकर चतुर्थ अवस्था में आ जाती है तो यह अधिकतम कितनी वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकता है, बताइएगा। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था से उद्दीपित होकर चतुर्थ अवस्था में आ जाती है तो यह अधिकतम कितनी वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकता है, कितना कर सकता है, तो 6 रेखाओं को उत्सर्जित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है, बताइएगा। विद्युत कह रहा है इसमें से विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं कर सकता, किसे नहीं करता है, तो न्यूट्रॉन को नहीं कर सकता। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर में, देखिएगा 61 नंबर में, सॉरी 61 नंबर का आंसर हो गया था नहीं, चलिए 61 नंबर का आंसर हम आप लोगों को बता दिए, फिर भी सुन लीजिए। कह रहा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता, न्यूट्रॉन को नहीं करेगा। ओके, 62 में कह रहा है नाभिकीय घनत्व का क्रम क्या होगा, बताइएगा। नाभिकीय घनत्व का क्रम क्या होगा, तो 10 के पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 के पावर 17 केजी पर मीटर की। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है नाभिकीय घनत्व की कोटि कितना होगा, बताइएगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बताना, ठीक है। नाभिकीय घनत्व की कोटि कितना होगा, तो नाभिकीय घनत्व की कोटि 10 पर पावर 17 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 नंबर में। 64 नंबर में कह रहा है कि नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद क्या होने वाला है, बताइएगा। ये वाला जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भराने वाला है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 64 नंबर का आंसर बताइएगा। यानी बी यानी बेरियम दिया हो, ठीक है। बेरियम 5 से 10 और हीलियम 2 से 4 से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन 7 13 बनाता है। और क्या बना सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है, प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर जो आने वाला है, यहाँ पर न्यूट्रॉन आएगा, क्या आएगा, तो न्यूट्रॉन आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि गामा किरण की उच्च भेदन शक्ति का कारण क्या है, बताइएगा। गामा किरण की उच्च भेदन शक्ति का कारण क्या है, तो उच्च भेदन शक्ति का कारण है कम तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक डॉट 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 से मादित होता है, बताइएगा। कौन से तत्व निकलता है, पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से कौन से मादित होता है, तो यह जो होता है आपको आर्सेनिक होता है। कौन होता है, आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर में, देखिएगा 67 नंबर में क्या करा है। 67 नंबर में कह रहा है कि एक गैस डायोड में होता है, बताइएगा। एक गैस डायोड में क्या होता है, तो एक गैस डायोड में आपको केवल एनोड भी होता है, ठीक है, कैथोड भी होता है, और नली में केवल गैस भी होगा, ठीक है। यानी तीनों होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा और नली में गैस भी होता है, इसलिए एक गैस डायोड में तीनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। 68 में कह रहा है कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान क्या होगा, बताइएगा। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान क्या होगा, तो ए डॉट बी बराबर बाई होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या होगा, बताइएगा। 15 का द्विचर तुल्यांक बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइएगा। बाई इक्विवेलेंट बताना है, बताइएगा। 15 बाइनरी बताना, ठीक है। 15 का द्विचर तुल्यांक क्या होगा, तो 15 का द्विचर तुल्यांक जो होगा आपको 111 का होल 2 होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 को 1 रहना चाहिए, इसका होल 2 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर होल 2 ये बाइनरी को दर्शाता है, तो याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 70 नंबर में, देखिएगा 70 नंबर में क्या करें। 70 नंबर में कह रहा है इनमें से कोई संबंध सही है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, बताइएगा। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा संबंध सही हो सकता है, कौन सा रिलेशन सही है, तब बीटा बड़ा होता है अल्फा से, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ऑप्शन नंबर ए इधर, सॉरी बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी हम आप लोगों को 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया, आप लोगों को जैसा कि याद भी हो गया होगा। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए और अपने परिवार एग्जाम फ्री को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।